प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ एक बार फिर हैं हरिमोहन जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं हरिमोहन जी का ज्योतिर्मय से। हरिमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। भैया नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस्टिजियस चैनल पर प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू जी, हरिमोहन जी, आज हम बात कर रहे हैं मोदी जी की रूस यात्रा। मोदी जी, दर्शकों, जैसा कि आप सबको पता है कि मोदी 3.0 के बाद कायदे से अगर टेक्निकली कहा जाए तो ये उनकी दूसरी विदेश यात्रा है, लेकिन बाइलेटरल यात्रा, द्विपक्षीय यात्रा, ये पहली है। G7 में इससे पहले गए और अब रूस के साथ इनकी द्विपक्षीय वार्ता जब नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी पार्ट 1 पार्ट 2 में कुल मिला के अगर देखा जाए तो मोदी जी की रूस यात्रा हुई है 16 दफा। हालांकि कांग्रेस के कल जयराम रमेश ने तंज कसा, और तंज कसने में झूठ आजकल बस गया है कांग्रेस के तनमन में। उन्होंने कहा कि केवल 10 बार 11 बार गए और मनमोहन सिंह जी 16 बार गए। मुझे लगता है कि उन्होंने मोदी जी की संख्या 16 वाली मनमोहन जी के नाम करने का प्रयास किया। बहरहाल, अब स्थितियां यहां ये बन रही है कि इससे पहले जब भी नरेंद्र मोदी कोई भी द्विपक्षीय यात्रा पर गए हैं, खासतौर से रूस पर गए हैं या कहीं भी जाते हैं, तो मोदी जी कह के लेते हैं। जब मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी कह के लेते हैं, उनका एक एक मिनट, मिनट टू मिनट का कार्यक्रम तय होता है। न सिर्फ तय होता है बल्कि पब्लिक में अनाउंस्ड होता है। वो कब क्या किससे कहें मिलेंगे, ये तय होता है। क्या क्या माल और असबाब या समझौते या कौन कौन सी डील साइन करेंगे, इसके बारे में पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी बाकायदे जानकारी दी जाती है। लेकिन इस सारी परंपराओं से हटके नरेंद्र मोदी 3.0 में ये पहली बाइलेटरल जो रशिया की यात्रा नरेंद्र मोदी की हुई है, बड़ी गुपचुप यात्रा है। जब मैं गुपचुप कह रहा हूं तो ये नहीं कह रहा हूं छुप के गए हैं। अरे गए हैं तो बात कर रहे हैं, कल पहुंच गए, फोटो भी आ गई, क्या शानदार स्वागत हुआ है, दोनों ड्राइव कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ हुआ। लेकिन ये नहीं पता है भाई साहब औपचारिक रूप से कि होगा क्या क्या। और हरिमोहन जी, एक ऐसा समय जिस समय साफ दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी ने रूस के लिए पूरी दुनिया से जंग ले रखी है। अमेरिका रूसता हो रूस जाए, फलाने रूठता हो रूठ जाए, ढिकाने रूठता हो रूठ जाए, हम तेल लेंगे, हम तो रूस एक और रशिया वार में भी घुसेंगे, सब कुछ करेंगे। सर, ये रिश्ता क्या कहलाता है? और नरेंद्र मोदी की 3.0 में ये पहली गुपचुप, मैं जब गुपचुप कह रहा हूं तो एजेंडा क्लियर नहीं है, क्यों हो रही है ये यात्रा। हालांकि लोग कह सकते हैं कि साहब ये ईयरली यात्रा है, कोविड के समय केवल 2-3 बार 2-3 साल नहीं हुई, वरना ये ईयरली यात्रा है। ईयरली यात्रा है तो मीनू क्यों नहीं डिस्क्लोज किया गया है? ऐसा क्या है जो मोदी जी नहीं बताना चाहते हैं और करने के बाद ही बताएंगे? हरिमोहन जी। भैया, थैंक यू सबसे पहले इतने बढ़िया टॉपिक पर और इतना बढ़िया तरीके से मामले को समझाने के लिए। असलियत में जो आप गुपचुप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे यूपीएससी के अंदर जब हम एग्जाम देते थे तो उसमें हमें एक बात समझाई जाती थी, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये एक क्वेश्चन के बारे में भी कहते थे हमारे टीचर्स कि जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा छोटा लगे वो सबसे ज्यादा गंभीर क्वेश्चन होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि पूछना क्या चाहता है। ऐसे ही सिचुएशन में जब आपको जितना ज्यादा कम पता होता है उतने ज्यादा, और दो बड़ी पर्सनैलिटीज हमें समझना पड़ेगा, दो बड़ी पर्सनैलिटीज जब मिल रही होती हैं और जब उसमें कोई बड़ा एजेंडा हमें दिखाई नहीं दे रहा होता, इसका मतलब उस पूरी यात्रा, और वो भी 2 दिन की यात्रा, 26 घंटे की यात्रा है भैया। 26 घंटे के अंदर 26 घंटे दो नेता एक साथ रहेंगे, बातचीत करेंगे। उस 26 घंटे की यात्रा में कुछ पता नहीं लग रहा या बता नहीं रहे कि क्या होगा। इसका मतलब जो बिहाइंड द सीन है या बिहाइंड द कर्टन है या जो पार्ट हिडन है वो ज्यादा है, और जो पार्ट ओपन है, जो सबके सामने है, वो कम है, या यूं कहें ना के बराबर है। मेरी बात दोबारा, जो पार्ट कम है या ना के बराबर है वो ज्यादा है, मतलब कम है। जो हिडन वाला है वो बहुत ज्यादा है और जो बताने वाला है वो बहुत कम है। पहले भी असलियत में क्या होता था, हमारे जब भी प्रधानमंत्री वगैरह किसी भी विदेश यात्रा में जाते हैं तो हम नॉर्मली नोटिस करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी, इकोलॉजी बताने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए, उसको बचाने के लिए। हमें समझ में आता है सब बकवास है।
लिटरली सब बकवास है। कंटेंट सिर्फ दो निकल के आते हैं, या तो इकोनॉमी से या फिर डिफेंस से। तीसरा कोई कंटेंट निकलकर नहीं आता। तीसरा सब्सिडियरी है। अगर दो देशों के रिलेशंस इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, डिफेंस मैटर में स्ट्रांग है, बाकी सब चीजें अपने आप लेन देन चलता रहता है, वो तो एक छोटा सा ऑफिसर भी जाके टेक्नोलॉजी ले आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, या एक छोटे लेवल का डेलीगेशन भी जाएगा तो भी वो डील करके आ जाएगा तो भी मान लिया जाता है। वो तो सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए होता है। जब हमारे हेड ऑफ द स्टेट्स मिलते हैं तो वो नंबर बढ़ाने के लिए होता है कि देखो हमने 40 एग्रीमेंट्स किए, 50 एग्रीमेंट्स किए। वो सिर्फ नंबर बढ़ा रहा होता है। वो एग्रीमेंट पहले ही हो चुके होते, डिसाइड पहले ही हो चुका होता है। मेन होता है दो कंट्रीज के बीच में रिलेशन। अब यहां बहुत ज्यादा बताने के लिए नहीं है। उसके पीछे का रीजन ये है कि 2 साल से रशिया जो है वो वॉर में उलझा हुआ है। सैंक्शंस हद से ज्यादा हैं। सिचुएशंस इस तरीके की हैं कि हमारी जो डेलीगेशंस वहां पर बहुत ज्यादा सा डील कर नहीं पा रही, बट स्टिल मोदी जी गए हैं। इसका मतलब ये कि वो जो 40, 50, 60 का जो एग्रीमेंट का नंबर होता था वो अभी नहीं है बताने के लिए, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हैं और एक सामने वाला कंट्री वॉर के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसी की वॉर चल रही है। लेकिन इसमें मामले दूसरे फॉर्मेट में देखें तो पहले एक बार पुतिन की तरफ खड़े होकर देखते हैं। पुतिन इस दुनिया में कितने बड़े वाले लीडर्स से मिल रहे हैं ये बताइए। आंसर है या तो शी जिनपिंग या फिर मोदी, तीसरा कोई नहीं। ना तो वो यूरोप के किसी बड़े लीडर से मिल रहे, अमेरिका के, कनाडा के, अफ्रीकन किसी से नहीं मिल पा रहे। तो इनके लिए एक मजबूरी है कि, और उसमें भी जिन दो से मिल रहे हैं उनमें से एक जो शी जिनपिंग है, शी जिनपिंग का क्लियर कट एजेंडा है 3 तरफ। पहला, सेंट्रल एशिया जितना कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह हैं 5 देश, इनके अंदर अपना दबदबा बढ़ाना। दूसरा, जो मंचूरियन रीजन रशिया के पास है उस पर कब्जा करना। तीसरा, साइबेरिया के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं उसे अपने पास रखना। चौथा, मंगोलिया के ऊपर आंख लगा के बैठा हुआ है चाइना, भले ही दिखाई नहीं दे रही लेकिन है मामला। पांचवा, रशिया की इकोनॉमी को चाइना पर डिपेंडेंट बनाना, यानी रशिया को चाइना का या तो वेसल स्टेट बना देना या फिर बी टीम बना के रखना। चाइना का यह क्लियर कट एजेंडा है जो कि मेरे हिसाब से पुतिन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके बाद पुतिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यूक्रेन वॉर कभी भी स्पिल ओवर हो सकता है। यूक्रेन वॉर बाल्टिक स्टेट्स में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिनलैंड, इनके अंदर जाकर फैल सकता है। पोलैंड के साथ वॉर शुरू हो सकता है। हंगरी के साथ वॉर शुरू हो सकता है। हालांकि विक्टर ऑर्बन ने पुतिन के पास बातचीत करके साफ दिखा दिया कि वो वॉर नहीं चाहते, लेकिन शुरू तो हो सकता है। अब सोचकर देखिए, यूरोप के अंदर टर्मोइल चल रहा है, लेकिन उस टर्मोइल से बचने के लिए कैसे भी वॉर स्पिल ओवर अगर होता है तो रशिया को कोई ना कोई तो साथी चाहिए। अमेरिका जो है वो घेरेबंदी कर रहा है। हालांकि रशिया कहीं पर भी दब नहीं रहा, और जितना अमेरिका ने रशिया को घेरने की कोशिश करी, अमेरिका और यूरोप फंसे हैं। रशिया उभर कर आया है ताकतवर कंट्री के रूप में। अब इस कहानी को ऐसे भी समझिए कि रशिया अगर ताकतवर कंट्री के रूप में उभर के आया है तो उसके पीछे का एक बड़ा रीजन ये है कि इंडिया रशिया के साथ खड़ा हुआ था। बहुत से लोग कहेंगे मैं बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि इंडिया अगर रशिया के साथ खड़ा ना होता तो पॉसिबली इस टाइम पर बैकफायर, सबसे बुरी दुर्गति यूरोप की होती। इंडिया तो बर्बाद होता ही होता, यूरोप की दुर्गति होती और रशिया की हालत भी खराब होती। जापान से लेकर जितने भी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज है सबकी हालत खराब हो चुकी होती। सिर्फ एक देश को फायदा होता और वो था अमेरिका। अमेरिका की इकोनॉमी जंपिंग मैनर में रिवाइव करती, इसके अलावा सब बर्बाद हो जाता। क्यों? क्योंकि सोचिए, अगर इंडिया चाइना और रशिया के साथ ना खड़ा होता, ऑयल और गैस नहीं खरीद रहा होता, तो पॉसिबली रशिया के पास सोल इंपोर्टर ऑफ ऑयल एंड गैस चाइना होता। चाइना और ज्यादा आर्म ट्विस्टिंग करता और लगभग फ्री वाले रेट्स पे रशिया से तेल और गैस मंगवा रहा होता और रशिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा होता। वहीं इंडिया को अपनी ऑयल और गैस की जो डिमांड थी उसे पूरी करने के लिए सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज के सामने
लगभग लगभग रिक्वेस्टिंग बैनर पे खड़ा होना होता कि भाई प्लीज तेल दे दो। और वो जो ऑयल के प्राइसेस हैं जो अभी भी अपने हाई लेवल पर हैं, लगभग $100 के आसपास चल रहा है, वो एकदम से भैया 160, 170, $180 पर बैरल होता। और अगर वो $180 पर बैरल होता तो उसका सीधा सीधा मतलब था यूरोप भीख मांग रहा होता, इंडिया की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ रही होती, और सबसे बड़ी बात, सारा पैसा अमेरिका जाता, क्योंकि अमेरिका अपने ऑयल फील्ड्स खोल चुका है। अमेरिका महंगा तेल बेचकर पैसा, डॉलर जबरदस्त कमा रहा होता और पूरी दुनिया का इकोनॉमी को खींच लेता। इंडिया ने क्या किया? रशिया से ऑयल और गैस लिया, जिससे क्या हुआ, रशिया पूरे तरीके से चाइना पर डिपेंडेंट नहीं हुआ। हालांकि इंडिया अभी भी चाइना से ऑयल और गैस, इंडिया अभी भी चाइना के कंपैरिजन में कम ऑयल और गैस खरीद रहा है, लेकिन फिर भी आप इससे अंदाजा लगाकर देखिए, ऑयल और गैस के मामले में इंडिया ने कंपटीशन तो दिया। $65 बिलियन पर एनम का अगर ऑयल और गैस आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि बहुत बड़े अमाउंट का ऑयल और गैस आ रहा है, यानी रशिया को मदद मिल रही है। और इंडिया ने वो ऑयल और गैस खुद कंज्यूम ना करके कहां कंज्यूम करवाया? अच्छा, इससे क्या हुआ, इंडिया अगर रशिया से ऑयल और गैस मंगवा रहा है तो इसका असर यह हुआ कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका जो मनमाने रेट्स आसमान में पहुंचाना चाहते थे वो नहीं पहुंच पाए। यही रीजन है जब इंडिया ने रशिया से ऑयल और गैस मंगवाना शुरू किया तो जो मोहम्मद बिन सलमान है एक बार को नाराज हो गया था कि मैं इंडिया से बात नहीं करता, इसने मेरे से तेल क्यों नहीं खरीदा। इंडिया कहता तेरे से तेल खरीदने आ जाऊंगा तो तुम्हारे आसमान में रेट होंगे और मेरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। यही एक बड़ा रीजन रहा है, इसे आप ऐसे देखिए। अब उसके बाद क्या होगा, इंडिया ने वो जो तेल रशिया से आया वो तेल सीधा यूरोप को भेज दिया। अब यूरोप की इकोनॉमी भी बच गई। जो डिसास्टर प्रूव होता 170, 180 या $200 पर बैरल के तेल खरीद के और इन्फ्लेशन आसमान में जाता, वो बच गया यूरोप। नुकसान कम हुआ, इंडिया को फायदा हुआ। रशिया को जितना तेल बिक रहा था वो बिक रहा है, पैसा उतना ही आ रहा है, लेकिन यूरोप को फायदा हुआ, बच गया यूरोप मरने से। अभी सिर्फ घायल हुआ है, मरा नहीं है। हाँ, नुकसान हुआ अमेरिका को, जो ऑयल अमेरिका बेचता $200 के हिसाब से, वो उसे उतना पैसा नहीं मिला। इसलिए अमेरिका फ्रस्ट्रेटेड है। कभी पन्नू, कभी निखिल गुप्ता, कभी क्या नाम है, ह्यूमन राइट्स, और ये सारे के सारे मामले। इंडिया के एक डिसीजन ने चाइना को रशिया में कमजोर किया, रशिया को जिंदा रखा, मजबूत बनाए रखा। रशिया चाइना पर ओवर डिपेंडेंट नहीं हुआ। यूरोप जो था वो अधमरा हुआ, मरा नहीं। अमेरिका जो था, जो पूरे यूरोप और दुनिया की इकोनॉमी को दोबारा से अपने कंट्रोल में कर लेता, वो बच गया। तो मतलब इंडिया का क्रूशियल रोल बिल्कुल यहां। ये एहसान पुतिन मानते हैं। वो यूरोप को छोड़िए, अमेरिका को छोड़िए, सऊदी अरेबिया को छोड़िए, पुतिन ये चीज कहते हैं, आज अगर इंडिया साथ नहीं होता तो मेरी दुर्गति हो चुकी होती। और 2 साल बाद आज पुतिन किस पोजीशन पर हैं कि वो चाइना को आंख दिखा रहे हैं। भैया इस बार एससीओ समिट हुआ ना, इस एससीओ समिट में रशिया और चाइना की डिवीजन लाइन साफ नजर आ गई बहुत सारे मामलों में। यानी पुतिन साफ कह रहे हैं अपनी औकात में तेरी बहुत ज्यादा सुनने वाला नहीं हूं, क्योंकि अगर तू मेरे से तेल खरीद के मेरे ऊपर एहसान कर रहा है तो मैं तेरी फैक्ट्रीज का सामान अपनी मार्केट में बेच के तेरे ऊपर एहसान कर रहा हूं। बात बराबर है, गिव एंड टेक है, क्योंकि चाइना को रशिया की मार्केट की जरूरत है, हमें इसे समझना पड़ेगा। चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसको एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, यूरोप में रिसेशन है, यूरोप की मार्केट्स चाइना के लिए बंद हो रही हैं, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर चाइना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है, दुनिया में जो अमेरिका और यूरोप बड़ी मार्केट्स थी चाइना के लिए वो बंद हो रही है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए इंडिया घुसने नहीं दे रहा, तो कंपनसेट करने के लिए कौन है? रशिया। ये डिफरेंस है। और इसीलिए एक लास्ट चीज, अब इसका दूसरा पार्ट आप मोदी जी के पर्सपेक्टिव में देखिए। मोदी जी को रशिया की क्या जरूरत है? ऑयल और गैस ने इंडिया की इकोनॉमी को बचाया। हम भले ही 100, 110 रुपए तेल खरीद रहे हैं, लेकिन अगर वो ऑयल अगर हम सऊदी अरेबिया से खरीदते और 170, 180, $200 का खरीदते तो दुनिया की इकोनॉमीज तो बर्बाद होती, लेकिन हमारे घर में भी तेल जो है वो 200 रुपए पर बैरल पर लीटर बिक रहा होता और हम कुछ नहीं कर पाते। एक तो अपनी इकोनॉमी को बचाया, दूसरा हमारी सबसे बड़ी जरूरत इस टाइम पर अमेरिका से डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग को मेंटेन करने की है। अमेरिका चाहता है इंडिया उस पर डिपेंडेंट हो जाए। इंडिया कहता है भैया तेरे पे डिपेंडेंट नहीं होगा, चाहे कुछ कर ले,
कुछ कर ले, तेरे पे डिपेंडेंट नहीं होऊंगा और तेरे पे भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि अमेरिका इज नॉट ट्रस्टवर्दी, ये हमें समझना पड़ेगा। हम अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते और ये सबसे बड़ी बात है। यही एक बड़ा रीजन है कि अमेरिका पर भरोसा ना कर पाने की वजह से अमेरिका और इंडिया की टसल चलती रहती है, रशिया और इंडिया की नहीं होती। आप इससे अंदाजा लगाइए, मोदी जी जब चाइना अमेरिका जाते हैं तो उन्हें सिर्फ एक डिनर पर बुला लिया जाता, काम खत्म। जब सितंबर जून जुलाई के अंदर गए थे तो उन्हें डिनर पर बुला लिया गया, अपने घर पे डिनर कराया, अच्छा जी नमस्ते। उसके बाद जो भी डील वो ऑफिशियल थी। पुतिन ने क्या किया, पुतिन ने सबसे पहले उन्हें अपने मॉस्को से बाहर एक आउट हाउस साइड में बुलाया, एक दो दिन मतलब 2-4-10 घंटे इनफॉर्मल मीटिंग करेंगे, फॉर्मल कल करेंगे, ये बातचीत हुई थी कि आओ मोदी जी मेरे घर रुको। दोस्त की तरह बिहेव किया। ये जो दोस्त की तरह बिहेव का सिग्नल है ना भैया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप खुद सोच कर देखिए, शी जिनपिंग को जो सम्मान एयरपोर्ट पे दिया, पुतिन ने वही सम्मान मोदी जी को एयरपोर्ट पे दिया, यानी दोनों बराबर है। लेकिन शी जिनपिंग को अपने आउट हाउस में नहीं लेके गए। राजकीय सम्मान पूरा था, पर्सनल वाला नहीं था। यहां पहले तो एक तरीके से दोस्त की तरह ट्रीट किया, उसके बाद राजकीय सम्मान दिया। ये इंपॉर्टेंट है और ये जो इंपॉर्टेंट थिंग है ना भैया, ये मैटर करती है। जी कुछ पूछ रहे थे, कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े एक आउटलाइन आपने खींच दिया और बड़ा क्लियर हुआ, काफी कुछ क्लियर हुआ। हालांकि सवाल अभी भी बना रहेगा कि वो मोदी जो कह के लेते हैं, हर चीज कह के करते हैं, तो वो इस पहली बायलैटरल मीटिंग में जो दौरा है उसमें इतने एजेंडे साफ क्यों नहीं है? तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि साहब जब एजेंडे साफ नहीं होते हैं तो बहुत कुछ साफ होता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो साफ नहीं हो रहा है। तो ये एक अजीब सी चीज है। लेकिन यहां पर आपने चाइना और इंडिया और रशिया, इस ट्रायंगल पे अगर मैं बात करूं तो ठीक है साहब, आज अमेरिका और चीन की साफ साफ तौर पर ठनी हुई दिखाई नहीं दे रही है। अमेरिका की अपनी समस्याएं हैं, यूरोप अपनी समस्या में से जूझ रहा है। खैर, इधर अगर आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखें, सरकारें आने और जाने का क्रम, वो एक अजीब नया एक माहौल पैदा हो रहा है। फ्रांस में आपने देखा है, यूके में आपने देखा है, ईरान में आपने देखा, ये तमाम जगहों पर। लेकिन इस ट्रायंगल में, और जब मैं ट्रायंगल कह रहा हूं तो भारत, चाइना और रशिया, जब इसमें सैम अंकल चीन की बाहें मरोड़ेंगे, आज नहीं तो कल, भाई चीन का और अमेरिका को कुछ ना कुछ होना है, कब होना है ये भविष्य के गर्त में है। ऐसी स्थिति में जो चीन है ये फिर दौड़ के जाएगा रशिया के पास। तो रशिया का भारत से जो मोहब्बत है, ये क्या कंटिन्यू रहेगा या ये इक्वेशन बदलेगा फिर? आखिर ये किस तरह का, जो इस तरह का अभी का जो बैलेंस हमको दिखाई दे रहा है चीन के मुकाबले मोदी जी को लेके पुतिन की तरफ से, क्या अमेरिका और चीन की जब ठनेगी तब भी ये स्वीट स्वीट और मोदी जी भारी हैं, शेनपिंग हल्का है, ये माहौल कायम रख सकेगा रशिया? क्योंकि आज जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि रूस को भारत की ज्यादा जरूरत है। उस मुकाबले भारत को रूस की कितनी जरूरत है? देखिए, रक्षा उपकरणों की खरीद और जो रशिया के पास है, जो हम लेते हैं, भाई आयल भी हम ले रहे हैं तो हम अपनी जरूरत के अलावा जो है उठा के यूरोप को बेच भी रहे हैं। तो यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि रशिया पर हम तेल के लिए डिपेंडेंट है। हालांकि आपकी बात बहुत सही है कि फिर गल्फ के नखरे हमको झेलने पड़ते। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कल को अमेरिका और चाइना के बीच अगर कुछ ठना, तब भी ये मोहब्बत वाला रिश्ता जो शिनपिंग पे भारी पड़ रहे हैं मोदी रशिया के संदर्भ में, ये कंटिन्यू रहेगा? सर इसे ऐसे देखा जाएगा कि सबसे पहले मोदी जी जो गए हैं, मेरा अपना अजम्पशन है, इसे आप सही माने गलत माने और बहुत सारे इसे नकार देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा अपना अजम्पशन है, मेरा फ्रीडम ऑफ थिंकिंग भी हो सकती है और स्पीच में मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा। मेरा अपना मानना यह है कि G7 मीटिंग के बाद रशिया जाना अपने आप में एक अलग कहानी बता रहा है और SCO मीटिंग के बाद जाना भी अलग कहानी बता रहा है। G7 मीटिंग में भी बहुत कुछ निकल के बाहर नहीं आया, लेकिन जो संकेत मिला वो ये था कि रशिया से लड़ना तो चाहते हैं लेकिन डर भी रहे। आज के दिन में अगर अमेरिका की सिचुएशन को देखूं तो अमेरिका बुरी तरीके से फंसा हुआ है यूक्रेन में
और उससे ज्यादा बुरी तरीके से फंसा हुआ है मिडिल ईस्ट में। इजराइल जो है, ईरान और इजराइल का जो मामला है, उस मामले में बुरी तरह फंसा हुआ। अगर अमेरिका चाहता है, अमेरिका ने कैलकुलेट किया था कि रशिया यूक्रेन में लड़के कमजोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जियोपॉलिटिकल मूव्स में फेल हुए और रशिया जो था वो ताकतवर बनकर निकला, कमजोर नहीं हुआ। अब दूसरा पार्ट, रशिया ने उल्टा अमेरिका को फंसा दिया हमास इजराइल वॉर में। हिजबुल्लाह तैयार बैठा हुआ है, हुती तैयार बैठे हुए हैं, और अमेरिका के को यहां पर ऐसा उलझा रखा है कि अमेरिका इन दो लड़ाइयों को छोड़कर चाइना से नहीं उलझ सकता। यही रीजन है कि हमें अभी चाइना के साथ एक शांति दिखाई दे रही है कि यार ये शांति बनाई रखो, बने रखेगी। वो शांति टेम्परेरी इसलिए है क्योंकि जब तक अमेरिका प्रेजेंट लड़ाइयों से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक अमेरिका चाइना से नहीं भिड़ सकता। और चाइना चाहता है कि ये यूक्रेन वॉर और इजराइल हमास वॉर चलता रहे, लेकिन अमेरिका चाहता है कि कैसे भी करके इन दोनों फ्रंट्स पर शांति स्थापित हो जाए, ताकि अगर शांति स्थापित हो गई या ट्रंप आ गया और तुरंत वो एग्री करता है, क्योंकि ट्रंप अपने ऐसे डिसीजंस के लिए माना जाता है। ट्रंप आया, ट्रंप एग्री किया, बस कोई एग्रीमेंट हो। और अमेरिका भी आजकल एक सेक्शन चाहता है कि कैसे कैसे करके रशिया से एक एग्रीमेंट हो जाए, और शर्त यह हो कि रशिया एग्रीमेंट में यह मान ले कि हम नाटो यूक्रेन पे आगे नहीं बढ़ेगा, और जो एरिया रशिया ने कब्जा कर लिया वो उसका। एक बात। दूसरी बात, हमास इजराइल की लड़ाई तुरंत खत्म होगी, और उसके बाद ईरान जो है वो भी वादा करेगा कि भाई वो आगे नहीं लड़ेगा। न्यूक्लियर डील के ऊपर डिस्कशंस बाद में होंगे। यही रीजन है ईरान में रजीम चेंज दिखाई दे रहा है। तो रशिया को और ईरान को अमेरिका कैसे भी करके बैलेंस करना चाहता है, और मोदी जी को एज मैसेंजर ऑफ पीस की फॉर्म में अगर हम 2 मिनट देख पाए, तो जो डिस्क में आए वो ऑफर्स पॉसिबली मोदी जी लेकर रशिया गए हैं। ये एक बड़ा रीजन है बाहर कुछ ना आने का। ये पूरा फोकस बाकी सब चीजों पर नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। पूरा फोकस एक जगह होगा कि रशिया, पुतिन भाई कैसे मानेगा, तू बस वादा कर दे कि चाइना से जब लड़ रहे होंगे तो तू नहीं बोलेगा, या कम से कम जैसे चाइना ने बाहर खड़े रहकर सपोर्ट किया वैसे उतना ही तू सपोर्ट करेगा, अपनी आर्मी लेकर ईस्टर्न फ्रंट पे नहीं जाएगा। मुझे पूरा अंदर से गट फीलिंग है ये डिस्कशन चल रहा है। वो कोई डिस्कस नहीं कर रहा, बता नहीं रहा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मेरा मानना ये है क्योंकि इस टाइम पर दोनों ब्लॉक्स में, रशिया और अमेरिका के बीच में, शायद ही कोई पावर ऐसी हो जो इस लेवल की हो, जो पुतिन को भी कह सके इट्स नॉट द टाइम ऑफ वॉर, और अमेरिका को भी कह सके कि अपने इंटरेस्ट अपने पास रख, दिमाग मत खराब कर। ये पावर सिर्फ इंडिया है। शी जिनपिंग चाहता लड़ाई होती रहे। तो वो जो अभी आप कह रहे थे ना डार्क पार्ट है, दिखाई नहीं दे रहा, वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा कि वो कुछ और ही डिस्कस हो रहा है इस बार। और ये जो प्लान है ये तुरंत बना है, एक बार में नहीं बना है, पहले से डिसाइडेड नहीं था, तुरंत बना है। जब G7 की मीटिंग फिक्स हो गई है, SCO की मीटिंग फिक्स हो गई है, उसके बाद डिसाइड हुआ है। हालांकि अमेरिका को भी एक सिग्नल है कि नाटो की जो मीटिंग आज हो रही है 9 तारीख को सुबह हो चुकी है अमेरिका के अंदर, उसी टाइम पर मोदी जी पुतिन से मिल रहे हैं ऑफिशियली। वो दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका को भी कि तू अपनी औकात में रहे, नाटो बहुत उत्पात मचा रहा है। तो ये सिंबल से चल रही है ना भैया, ये इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट बिल्कुल। और इंटरनेशनल जो, जी आप कुछ कह रहे थे, रशिया कहां खड़ा होगा अगर इंडिया और चाइना की लड़ाई हो। देखिए भैया क्लियर वर्ड्स में, जैसे इंडिया खड़ा हुआ है यूक्रेन रशिया की वॉर पे, रशिया वैसे खड़ा होगा इंडिया चाइना की वॉर में। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? बिल्कुल, मैं इसी चीज पे आ रहा हूं, यानी ऑयल गैस सप्लाई नहीं रुकेगी। वो चाइना को भी जारी रहेगी, वो इंडिया को भी जारी रहेगी। इंडिया को थोड़ा ज्यादा घूम के आना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा ऑयल, साफ बात। दूसरी चीज, वेपन्स पॉसिबली ये होता है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, मतलब कन्वेंशन है
कि जब दो कंट्रीज आपस में लड़ रही हों तो उन्हें डायरेक्ट वेपन सप्लाई नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता जी। हालांकि यूक्रेन को जैसे वेपन सप्लाई हो रहा है, ये कंप्लीट वायलेशन है, इसीलिए कभी इसे वॉर डिक्लेयर नहीं किया, इसे रशियन इन्वेजन कहा है वेस्टर्न कंट्रीज ने। शब्दों का खेल है, बात वही है। तो रशिया भी वो वेपन्स तो सप्लाई नहीं कर सकता। तो इंडिया जो है, यानी मोदी सरकार जो है, रशिया से एक तरीके का एग्रीमेंट कर रही है। और वो एग्रीमेंट क्या है कि साहब जो इंपॉर्टेंट वेपन्स हैं उन सबकी टेक्नोलॉजी आप हमें दो, हम अपने यूज के लिए उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, कम से कम स्पेयर पार्ट्स और दूसरी चीजों के मामले में। यानी अगर S-400 का कोई कंपोनेंट खराब हो जाता है तो, और वो रशिया हमारे को प्रोवाइड करने में कैपेबल नहीं है, तो वो कंपोनेंट या उसका रॉ मटेरियल रशिया हमें प्रोवाइड करेगा और कंपोनेंट हम खुद बनाएंगे। इस तरीके के एग्रीमेंट की बात चल रही है। दूसरा, रशिया जो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट की बात कर रहा है उसके ऊपर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है, यही रीजन और ये तैयारी आज की नहीं है। जब से चाइना का इन्फ्लुएंस रशिया में बढ़ने लगा है, तब से रशिया के साथ ऐसे एग्रीमेंट्स होने शुरू हो चुके हैं। जैसे अगर हम देखेंगे तो AK-203 इस टाइम अमेठी के अंदर बनना जो शुरू हुई है, वो उसी एग्रीमेंट का एक हिस्सा है कि उसकी गोलियां, उसका रॉ मटेरियल से लेकर सब चीजें, ऐसी बहुत सारे टैंक से लेकर बहुत सारे वेपन्स से लेकर ऐसे वेपनरी जो रशिया से आ रही है, वो इंडिया में उसके कम से कम स्पेयर पार्ट्स बनने शुरू हो चुके हैं। और यही एक बड़ा रीजन है कि इस टाइम पर अगर आप और हम देखेंगे तो इंडिया जो है वो रशिया से इस चीज की डील कर रहा है कि इवन अगर सुखोई विमान को भी हमारे को जरूरत पड़े तो आप हेल्प करोगे, इंजन के लिए आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मदद करोगे। और रशिया इस चीज में एग्री हो रहा है क्योंकि एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ब्रह्मोस का हो चुका है। और ब्रह्मोस के एक्सपेरिमेंट ने इस तरीके से फायदा पहुंचाया कि जहां रशिया सप्लाई नहीं कर पा रहा, उस सप्लाई को इंडिया कर देता है, क्योंकि इंडिया बिल्कुल है। और ये कन्वेंशन में भी ठीक है। जी भैया। बिल्कुल। और यहाँ एक चीज समझ में आती है, आपने जो एक बात कही ना, मैं उसमें से अगर ब्रेकिंग निकाल के ले आऊं तो मोदी जी पुतिन को यही समझाने गए हैं कि बाबू, तुम्हारे और यूक्रेन में जो भूमिका हमने निभाई है, कल को चाउमीन यानी चीन और हमारे में अगर तुम कुछ चले तो तुम भी अपनी डेहरी पर खड़े होकर देखना, और न सिर्फ देखना, इसी तरीके से जैसे हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इस समय मदद के भाव में है भारत रूस के प्रति। और मजे की बात यह है कि एक चीज और देखिए, अगर कोई ये कह रहा हो कि नहीं साहब कुछ सौदे करने गए, अरे भाई तेल हमको पहले से मिल ही रहा है, तेल हम खरीद ही रहे हैं। और तेल क्या देखते हैं, तेल की धार देखिए साहब, वही तेल खरीद के यूरोप को ठोक रहे हैं। तो ये भारत अभी कर रहा है। ऐसा कौन सा काम है जो रशिया और इंडिया का रुका हुआ है? सारा कुछ चल रहा है। और आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही, G7 के बाद गए हैं, SOS के बाद गए हैं, और टाइमिंग क्या मैच कर रही है। तो निश्चित रूप से ये कोई एडवांस प्लानिंग है, और शायद यही वजह है। ऐसा नहीं है, 2 दिन की विजिट है, और मैं वहां के एम्बेसडर को सुन रहा था कल, एक उनकी बाइट थी, ANI की बाइट थी, उसमें उन्होंने 4-5 फाइलें भी गिनाई कि हाँ ये फाइल साइन होगा। ऐसा नहीं है कि इतना भी गुपचुप है। तो भाई गए हैं तो कुछ लेन देन, कुछ फाइलें, अच्छा ये सबको पता है कि जिन फाइलों पर दस्तखत होती है वो फाइल दौरा तय होते समय नहीं बनते, वो सब पहले से तैयार होते हैं। तो दिखाने के लिए 4-5 सौदे भी होंगे, लाल पीली फाइलें जो ऐसे ऐसे एक्सचेंज होती हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे तालियां बजाई जाती हैं, वो सब होगा। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण ये है कि उन फाइलों पर दस्तखत से पहले अभूतपूर्व स्वागत राजकीय दौरे पर, और उसके बाद आउट हाउस में बैठ के खाना खाना। काम तो वहीं पर लगा है और 1 to 1 बातें वहीं पर हुई हैं। मजे की बात है कि इसको छुपाया जा सकता था, लेकिन इसको मैं देख रहा हूं जानबूझ के लगभग महत्वपूर्ण दस्तावेज का एक्सचेंज हो रहा है, उससे ज्यादा फोकस इस बात पर दिया गया है कि ये तस्वीरें ज्यादा बाहर आए कि कैसे पुतिन और नरेंद्र मोदी का कंफर्ट जोन है। तो निश्चित रूप से समझौते 4-5 हो सकते हैं, लेकिन असली समझौता और वार्ता जिसकी तस्वीरें आ चुकी हैं विजिट की पहले दिन, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे दिन तो वो क्या होता है ना कि बारात भी आजकल, खैर पहले 3 दिन की जाती थी हरमोहन जी, अगर आपको याद हो, तो अब तो 2 दिन की बारात जाती है। तो शाम को असली द्वार पूजा, और सारा काम तो शाम से शुरू होके और अर्धरात्र तक पूरा हो जाता है।
जैसे हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, भइल बियाह मोर करबे क्या, यानी शादी हो गई अब क्या करना है। तो अगले दिन सुबह क्या माहौल होता है, वही बाराती जो कल अकड़े हुए थे आज चुपचाप बैठे होते हैं कि जलेबी हो गई भाई साहब, खस्ता कचौड़ियां हो गई, नाश्ते का समय होता है, उसके बाद दोपहर आते आते विदाई का समय होता है। तो मुझे लगता है कि मोदी और पुतिन की 2 दिन की मुलाकात में पहले दिन जो कुछ भी होना था महत्वपूर्ण वो हो चुका है, उसकी तस्वीरें बाहर आ चुकी हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जेस्चर और तस्वीरें, खड़े होने के तरीके, किसी की तरफ देखने और न देखने के तरीके ही वो सारा कुछ कह जाते हैं, जिसके लिए राजनीति शास्त्र का पूरा एक ग्रंथ पढ़ना पड़ता है। हरिमोहन जी, रूस और भारत के संबंध कितने खट्टे रहे हैं, कभी कुछ मीठे भी रहे हैं, तमाम वो सारे स्वाद हैं। लेकिन इसी दौर में हमने ये भी देखा कि 2014 ऑनवर्ड्स भारत का रूस ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों, कभी ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि एक ऐसा देश जिस पर अमेरिका ने बैन लगाया हो वहां से भारत तेल खरीद रहा हो। अरे साहब, कहां से कहां चले आए हम। और यही वजह है कि मोदी 3.0 में जो उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा की शुरुआत हुई है वो एक बार फिर रशिया से हुई है। ये दिखाता है कि 1 और 2 में जैसे हम थे वैसे ही 3 में हैं। तुम अपनी चिंता करो, औकात में रहो, बिसात में रहो। साथ में ये जो लाल ड्रैगन है उसकी भी बिसात अब तौली जा रही है अगर कोई ऐसी स्थिति आए। क्योंकि वीडियो के अंत में हमें भी ये कहना पड़ेगा ना कि युद्ध अच्छी बात नहीं है। हालांकि दर्शक इसे चाहें तो समझ लें कि अपने हक के लिए युद्ध, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ठीक है, परमो धर्मा, धर्म रक्षा तथैव च, ये भी तो कहा जा सकता है। नहीं वो हम जानते हैं, बोलेंगे नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हरिमोहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और यात्रा जब कंप्लीट हो जाएगी, कंक्लूड हो जाएगी, तब देखते हैं जरा ऑफिशियल स्टेटमेंट्स क्या आते हैं, ऑफिशियल सूचनाएं क्या दी जाती हैं, और ऑफिशियल और अनऑफिशियल को दोनों को घटा के और जोड़ के फिर एक बातचीत हम करेंगे रशिया और भारत के संबंधों पर मोदी जी की विजिट पे। हरिमोहन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ हमें और हरिमोहन जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।